हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके एग्जाम ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर की। तो ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर में पार्ट बी के अंतर्गत आने वाले एक पर्टिकुलर सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और ये हमारा पार्ट 4 होगा इन क्वेश्चंस का। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस, इन एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपके सारे कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है उनको लेकर के एक विस्तृत चर्चा करते हैं, यानी कि एमसीक्यूज के थ्रू उनको एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन कंसेप्ट्स का यूज करना है। तो इनका लाभ उठा करके आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा और पार्ट 4 भी आपको देखना है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक सुपर नवरात्रि सेल ऑफर, फ्लैट 40% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज लाइक आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आयकर एओ या ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी और हमारे जितने भी कॉम्बो कोर्सेज है सभी पे आपको फ्लैट 40% का ऑफ मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है EDT40, EDT40। और ये आपका जो कूपन कोड होगा ये सिर्फ और सिर्फ 11 अक्टूबर तक वैलिड है। तो इस कोड का यूज करके आप हमारे कोर्सेज पर 40% के ऑफ का लाभ उठाइए और निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं तो। और इन सभी कोर्सेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है, आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन द गिवन क्वेश्चन कंटेन्स अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस ऑफ द एक्सप्रेशन क्वांटिटी 1 डैश क्वांटिटी 2 डैश क्वांटिटी 3 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 है, फिर डैश है, फिर क्वांटिटी 2 है, फिर डैश है, फिर क्वांटिटी 3 है। तो हमें इन जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो भी यहाँ पे सिंबल आने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कंडीशंस है वो फिल करना है। हमें कौन सा सिंबल सेटिस्फाई करेगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हमें सारे ऑप्शन जो भी हमारे पास क्वांटिटीज है उनको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं सबसे पहले क्वांटिटी 1 उठाता हूं तो वैल्यू ऑफ 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29 डिवाइड बाय 2 है हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर मैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू है मेरे पास उनमें से 2 की पावर 29 को कॉमन ले लेता हूं, तो जब 2 की पावर 30 में से 2 की पावर 29 बाहर चला जाएगा तो अंदर सिर्फ 2 की पावर 1 बचेगा। और माइनस में 2 की पावर 29 तो कंप्लीट ही बाहर चला गया, तो सिर्फ 1 बच गया और डिवाइड बाय 2 हो गया हमारे पास। अब बच गया ऊपर 2 की पावर 29, ये तो हमारे पास 1 हो गया जी, डिवाइड बाय 2 की पावर 1 है। तो जब सेम बेस हो, जब बेस सेम हो तो पावर ऊपर जा करके माइनस हो जाती है। तो 29 माइनस 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 28। तो क्वांटिटी 1 से हमें मिला 2 की पावर 28। अगर क्वांटिटी 2 की बात करूं तो यहां ऑलरेडी 2 की पावर 28 गिवन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी 3 की। दैट इज इक्वल टू 256 इंटू 1024। तो अब क्वांटिटी 2 और 1 के अंदर हमारे पास जो बेस है वो 2 है, तो हमें 256 और 1024 को भी 2 में ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 256 के फैक्टर देखे कि 2 की पावर कितना बनेगा। तो 2 से गया 128, फिर 2 से जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4 और फिर 2 से जाएगा 2। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 8। और सेम 1024 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। और जब भी बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, तो 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 18। तो फ्रॉम क्वांटिटी 3 वी गेट 2 की पावर 18। जब मैं कंपेयर करता हूं, क्वांटिटी 1 है हमारे पास 2 की पावर 28, क्वांटिटी 2 है हमारे पास 2 की पावर 28 और क्वांटिटी 3 है हमारे पास 2 की पावर 18। अब इनके अंदर अगर मैं सिंबल सेट करूं तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 तो इक्वल है, और जो क्वांटिटी 2 है दैट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 3, तो ग्रेटर और इक्वल का साइन आ जाएगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 3। क्लियर है सभी को जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2,
A certain sum is divided among A, B and C in such a way that A gets rupees 260 more than 1/6 of the sum. जितना भी टोटल सम है उसका 1/6 से 260 मोर मिलता है ए को. B gets रुपीज 40 लेस देन 2/5 ऑफ द सम. जितना सम है उसके 2/5 से 40 लेस मिलता है बी को. एंड सी गेट्स रुपीज 300. व्हाट इज द टोटल सम इन्वेस्टेड. ठीक है जी. अब देख लीजिए, जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो तो कभी भी इक्वेशन नहीं बनानी. बहुत सारे बच्चे लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं. नहीं, आपको हमेशा एक वेरिएबल के अंदर चेंज कर लेना है. लेट्स सपोज हमारे पास ए बी और सी तीनों का सम एक्स है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 ए गेट्स रुपीज 260 मोर देन 1/6 ऑफ द सम. तो ए का जो पार्ट होगा वो सम के 1/6 से, तो सम का 1/6 क्या होगा, x/6. इससे 260 ज्यादा है, तो ये आ गया ए का पार्ट हमारे पास. ठीक है जी. अब बी के पार्ट की बात करें तो दैट इज बी गेट्स रुपीज 40 लेस देन 2/5 ऑफ द सम. तो 2/5 ऑफ द सम होगा 2x/5 और -40 कर दूं तो दैट इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ बी. एंड सी गेट्स रुपीज 300. तो सी का कितना है जी, 300 है. और हम जानते हैं कि द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू एक्स. तो हमने इसको x के इक्वल पुट कर लिया. ठीक है जी. अब इसको सोल्व करेंगे. देखो, अब x में से उधर जाके माइनस हो जाएगा, x-6 और 2x-5, 2x डिवाइड बाई 5. और ये जो है इधर बच गया 300, 260, 560 -40 करेंगे तो 520. अब यहां से जो एलसीएम होगा दैट इज 30. तो 30x - 5x और ये 12x भाई. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 520. सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 और 5 17 होता है. तो ऊपर बच गया 13x डिवाइड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 520. 13 से कैंसिल होगा 40. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 1200. तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है जी. तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. बट हम लोग गलती क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने की. इक्वेशन नहीं बनानी, हमेशा एक वेरिएबल के अंदर आपको सभी को चेंज कर लेना है. जैसे हमने यहाँ पे सम को x ज्यूम कर लिया तो सभी की वैल्यूज x में आ गई हमारे पास. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5. ए और बी की जो एज है अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट एज होती है. ठीक है, तो रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5. तो यहाँ पे हमने लिख लिया जी, ए और बी की प्रेजेंट एज में रेशियो है 4:5. अभी पूरा क्वेश्चन पढ़िए पहले. जब भी पार्टनरशिप और एजेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको कंप्लीट स्टेटमेंट पहले पढ़नी चाहिए. ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि कहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, क्या क्या कंडीशन हमें गिवन है. ठीक है, आगे बढ़ो. देखो, 8 ईयर हैंस ए विल बी इक्वल टू सम ऑफ बीज एज 8 ईयर एगो एंड सीज एज 8 ईयर एगो. ठीक है, तो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 30. द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज. ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी. तो अगर मैं बी और सी की टोटल एज की बात करूं तो कितनी होगी भाई, 30 अगर एवरेज है तो 30 इंटू 2 ये कितना हो गया, 60 ईयर्स. ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 60 ईयर्स. बिकॉज एवरेज 30 है तो सम कितना होगा, 30 इंटू 2, 2 ही पर्सन है तो 60 ईयर्स. अब वो कह रहा है कि 8 ईयर हैंस, आज से 8 साल बाद. तो a प्लस 8 अगर प्रेजेंट एज ए की अगर मैं यहां से लूं 4x और 5 है तो यहाँ पे a प्लस 8 ही ले लिया हमने, प्रेजेंट एज ए ले लिया, इसको थोड़ा सा अलग रख लेते हैं हम. ठीक है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ बीज एज 8 ईयर एगो एंड सीज एज 8 ईयर एगो. तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ बी और सी तो पता है हमें, तो 8 ईयर एगो अगर बी और सी का सम पता चल जाए हमें, क्योंकि ये तो ए की प्रेजेंट एज के बराबर है तो ए की एज 8 ईयर के बराबर है, 8 ईयर आफ्टर के. तो अब देखो बी और सी की 8 ईयर है कितनी होगी, अगर प्रेजेंट में 60 है तो 8 माइनस हो जाएगा, 16 माइनस होगा तो 44 ईयर थी ए बी और सी की 8 ईयर एगो एज का सम. ठीक है, अब वो हमें कह रहा है कि ये जो बी की एज और सी की एज 8 साल पहले थी, ये सम ए की एज के 8 साल बाद के बराबर है. तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 44 भाई. तो a की जो प्रेजेंट एज होगी दैट इज इक्वल टू 44 माइनस 8 यानी 36 ईयर.
और हमें पता है कि ए की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज में रेशियो कितना है 4:5। तो ए की प्रेजेंट अगर 4 है तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा होगा 36 को, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, सेम इधर भी 9 से करेंगे तो बी की प्रेजेंट एज आ गई 45। अब अगर बी की प्रेजेंट एज 45 है और बी प्लस सी की प्रेजेंट एज का सम 60 ईयर है, तो जो सी की एज होगी दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी कि 15 ईयर्स। ठीक है, कितनी होगी 15 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई सभी को? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ी चीजों को लेकर के समझ अच्छी है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। अगर आपकी थोड़ी बहुत होगी तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 97 इज डिविजिबल बाय 28। जब हमें 3 की पावर 97 को डिवाइड करना है 28 से, तो हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, देखो पूरा कंसेप्ट तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मैं देखो मोटी मोटी कुछ चीजें चर्चा जरूर करूंगा। 3 की पावर 97 का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है? 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 97 टाइम, तो ये 96 टाइम है और फिर इंटू 97 टाइम्स है भाई। ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूं मैं, और इसको डिवाइड करना है 28 से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो जब भी हम 4 को सपोज 5 से डिवाइड करते हैं तो यहां से दो रिमाइंडर होते हैं, या तो रिमाइंडर 4 होगा या रिमाइंडर -1 होगा। और रिमाइंडर -1, क्योंकि ये 5 जो 4 है ये 5 से कितना कम है -1, बट माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। इसमें अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जो डिवाइजर है उसको ऐड करेंगे, तो 5 ऐड कर दिया, ये 4 आ गया, तो यही हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहां भी मैंने क्या किया, देखो 3 के पेयर बना लिए 3 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो ये 27 हो गया भाई। अब 27 के कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ 96 तक, अगर 96 को 3 से डिवाइड करूं तो 32 पेयर बन जाएंगे, तो ये बन गया 27 की पावर 32, और इंटू एक बार 3 रह गया हमारे पास जो 97 टाइम है, और इसको डिवाइड करना है 28 से। अब 27 को जब 28 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर होगा, और -1 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 1 और डिवाइड बाय 28। अब -1 की पावर 32 अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव ही होता है, और इंटू 3 तो 3 रहेगा, क्योंकि 3 तो 28 से डिवाइड कर लो 3 को तो रिमाइंडर 3 आता है, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा यहां से जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 3 ही होगा। क्लियर है जी सभी को? बात समझ में आई भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 20 hours. The tank is already 1/4 full. Pipe A is opened for 6 hours then closed. In how much time can pipe B alone fill the remaining tank? ठीक है, अब जो A पाइप है वो किसी टैंक को 16 आवर्स के अंदर फिल कर सकता है, और जो पाइप B है दैट कैन बी फिल्ड इन 20 आवर्स। ठीक है, अब देखो मान लीजिए सबसे पहले वो जिस टैंक को फिल कर रहे हैं, अगर उस टैंक की कैपेसिटी ही हमें नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 16 और 20 दोनों की मल्टीपल वैल्यू ले लो जो दोनों की टेबल में आसानी से आती हो। मान लीजिए उस टैंक की कैपेसिटी 80 लीटर है, तो 16 से अगर डिवाइड करूंगा 80 को, तो जो ए की एफिशिएंसी होगी वो 5 लीटर पर आवर की होगी, कि अगर 80 लीटर 16 आवर में भर रहा है तो पर आवर कितना फिल कर रहा होगा 5 लीटर। अगर 80 को 20 से डिवाइड करूं तो 4 आता है, तो बी की एफिशिएंसी होगी 4 लीटर पर आवर की। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि द टैंक इज ऑलरेडी 1/4 फुल, तो 80 लीटर अगर उस टैंक की कैपेसिटी है और वो 1/4 ऑलरेडी फुल है, तो दैट मीन्स 20 लीटर तो वो ऑलरेडी फुल है। और पाइप ए इज ओपन फॉर 6 आवर देन क्लोज्ड, और ए पाइप को 6 आवर्स के लिए खोला गया, और 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर पाइप ए 5 लीटर फिल करता है, तो दैट मीन 6 आवर में पाइप ए ने 30 लीटर फिल कर दिया होगा। अब जो रिमेनिंग बच गया दैट वाज फिल्ड बाय पाइप बी अलोन, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग होगा 80 माइनस 20 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30 लीटर। तो ये रिमेनिंग है जिसको फिल करना है बी को, और जो बी है उसकी एफिशिएंसी है 4 लीटर पर आवर की, तो 30 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 7.5 आवर लगेंगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है सभी को जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
A train traveling at 100 kilometer per hour overtakes a motorbike traveling at 4 kilometer per hour in 40 seconds. What is the length of the train in meters? दो तीन चीजें यहां पे समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहां पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। तो जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है, ठीक है, जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ नहीं होती, जैसे किसी पॉइंट को क्रॉस करती है, जैसे किसी पोल को क्रॉस करती है, जैसे किसी टी स्टॉल को क्रॉस करती है, तो वहां पे जो डिस्टेंस आता है हमेशा वो ट्रेन की लेंथ ही आता है। तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ ही आएगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं आपको कि एक पोल है, एक ट्रेन यहां से आई, जैसे ही ट्रेन का इंजन यहां पे आएगा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बट जब तक ट्रेन की लास्ट बोगी इस पोल को क्रॉस नहीं कर जाती तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर लिया है। तो दैट मीन्स ट्रेन ने जो टाइम लिया है क्रॉस करने में वो अपने आप को क्रॉस करने में टाइम लिया है, तो जो डिस्टेंस यहां पे है इसलिए वो ट्रेन की लेंथ होगा। ठीक है, दूसरा, जब भी ट्रेन एक ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करती है जो खुद भी मोशन में हो, जिसकी खुद की भी अपनी स्पीड हो, जैसे अगर सपोज वो एक बाइक वाला यहां पे खड़ा है, इसको क्रॉस करेगी तो इसको क्रॉस करने में सपोज 10 सेकंड ले रही है वो, ठीक है, लेकिन जब ये खुद भी, इसकी भी स्पीड होगी, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ट्रेन इसको यहां पे क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये भी तो तब तक स्पीड में होगा ना, कहीं आगे जाकर के क्रॉस करेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड दो डायरेक्शन में क्या क्या लिया जाता है, जब दो आर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो तो हमेशा स्पीड इंक्रीज होती है, इसलिए सम लिया जाता है स्पीड का। अब जब दो आर्टिकल सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो उनकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी, इसलिए हमेशा डिफरेंस लिया जाता है, टाइम ज्यादा लगेगा तो डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये दो तीन बातें समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी थी। तो अब हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा टाइम इनटू स्पीड के। अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो पता है क्या है, ट्रेन की लेंथ है भाई, क्योंकि ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन कर रही है मोटर बाइक को ओवरटेक। ठीक है, टाइम हमें पता है, टाइम कितना है जी 40 सेकंड। अब स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पीड के लिए देखो किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो 100 माइनस 64, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इंटू 5/18। ठीक है जी, तो ये हो गया 40 इंटू 36 इंटू 5/18, तो 18 से कट गया 2, तो 5 दूनी 10 और ये आ गया 400 मीटर, तो दैट इज ट्रेन लेंथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट इज 12 किलोमीटर पर आवर and the respective ratio between speed of boat in downstream and upstream is this, then the distance covered by boat in downstream in 5 hours is। देखो हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है डाउनस्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में, एक होता है अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है अलोंग द स्ट्रीम, जब पानी का बहाव के साथ साथ बोट उसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो यानी इसके अंदर क्या होता है, बोट इन स्टिल वाटर प्लस रेट ऑफ करंट ऐड हो जाता है, रेट ऑफ करंट यानी स्पीड बढ़ेगी। अब जिस दिशा में बोट जा रही है उसी दिशा में पानी का भी बहाव है, तो जाहिर सी बात है रेट जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। और अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, क्या होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि पानी के बहाव के विपरीत दिशा में। तो इसमें हमेशा क्या होगा, बोट इन स्टिल वाटर माइनस रेट ऑफ करंट होता है। ठीक है, रेट ऑफ करंट होता है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब यहां पे गिवन क्या है, यहां पे हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है वो किस रेशियो में है, 9:4 के अंदर है। और हमें बताया गया है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और रेट ऑफ करंट इज 12 किलोमीटर। तो दैट मीन्स वो बात कर रहा है किसकी, अपस्ट्रीम की, क्योंकि बोट इन स्टिल वाटर माइनस रेट ऑफ करंट ये क्या होता है, ये तो अपस्ट्रीम होता है, और ये चीज यहाँ पे गिवन है। तो यानी कि यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, तो दैट मीन्स ये 4 रिप्रेजेंट करेगा 12 किलोमीटर पर आवर को। तो 4 की वैल्यू अगर 12 है तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 से, तो यहां भी सेम 3 से मल्टीप्लाई होगा। दैट
दैट मीन्स जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी दैट इज 27 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर। हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम में 27 किलोमीटर कवर हो रहा है 1 आवर के अंदर, तो 5 आवर के अंदर कितना कवर होगा, दैट इज 135 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, बस कंसेप्ट पता हो थोड़े थोड़े तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फी बाय 35% इन ए पार्क द नंबर ऑफ पीपल coming to the park increased by 40%, then the percent increase or decrease in the income from the entry fee is। देख लीजिए, मान लीजिए उस पार्क के अंदर जो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं, वो कितने आते हैं, 100 आते हैं भाई, हमने मान लिया ओरिजिनली, ठीक है। और जो एंट्री फी है, एंट्री फी की बात करूं, वो भी 100 रुपीज है। अगर वो 100 रुपीज है और पीपल भी 100 आते हैं, जो टोटल वहां से वो आता होगा, एंट्री फी आती होगी, टोटल एंट्री फी आती होगी, टोटल फी कितनी आती होगी, 100 इंटू 100, 10,000 आती होगी भाई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 35% एंट्री फी रिड्यूस होगी, तो जो न्यू एंट्री फी होगी वो 35% रिड्यूस होके, मतलब 35 कम होके कितनी रहेगी, होगी 65। बट जो नंबर ऑफ पीपल है वो 40% इंक्रीज हो गया। अब 40 लोगों ने आना ज्यादा शुरू कर दिया होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आ रहे हैं, 140। तो अब जो टोटल फी होगी वो कितनी होगी, 140 इंटू 65, 0 14 5 जा 77, 14 6 84 7 91। तो अब जो टोटल वहां से रिवेन्यू आ रहा है वो 9100 आ रहा है, पहले 10,000 आ रहा था, तो कितना डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, 900। 900 डिक्रीज हुआ किससे, 10,000 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100, 20 से 20 कैंसिल होगी, तो यानी कि 9% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो 9% डिक्रीज मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अप्रोक्सीमेटली शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा कैलकुलेशन का सवाल भी एक आध हमने डाल लिया, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताना है आपको। ठीक है जी, एक बोर्ड मास रूल होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड वाला सबसे पहले सोल्व होता है, तो मतलब ये जो आपके पास डाटा है ये सबसे पहले सोल्व होगा। अब मैं इसको 144.89 को अप्रोक्सीमेट 145 ले लेता हूं, और ये 1884 है, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1885 ले लिया। क्यों? क्योंकि यह लास्ट में 5 है तो काटना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1885 डिवाइड बाय 145 और प्लस 6.99 को ले लिया हमने 7, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने ले लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ले लिया हमने 70, या 69 लेना है तो 69 ले लो, आपकी मर्जी है, कोई ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो 69 ले लेते हैं, ये लीजिए। अब देखो ये कट रहा होगा, 5 से काटूं तो 29, 5 से काटे 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और फिर 5 7 जा 35, फिर ये 29 से ही कट गया, देखो 1, फिर 87 है तो 13, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 69, और ये 13 प्लस 7 20 राइट हैंड की तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि मिक्सचर और एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये एलिगेशन तो नहीं बोल सकते, मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ए रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार इज 5:1। इफ 6 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 4 लीटर प्योर मिल्क एंड 2 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 300% मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द जार। What was the original quantity of mixture in the jar? तो ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा या इसको सोल्व करवाया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है भाई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एट द एंड फिर से एक सुपर जो नवरात्रि सेल है एडुटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई है, उसके बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूं।
फ्लैट 40% का ऑफ आपको मिलेगा हमारे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आयकर एओ, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, आईबीपीएस एएफओ, यूपीएससी एपीएफसी और कॉम्बो कोर्सेज पर। और ये कोड आपका है EDT40। EDT40 कोड का यूज करके आप फ्लैट 40% का ऑफ हमारे इन कोर्सेज पर ले सकते हैं, और ये कोड सिर्फ 11 अक्टूबर तक वैलिड है। तो जाइए फटाफट से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर के इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। और 24/7 आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं, या हमारे कोर्सेज के लिए डायरेक्ट हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in पर आप विजिट कर सकते हैं, और वहां पर जाकर के आपको किसी कोर्स की डेमो वीडियो देखनी है या कोर्सेज के बारे में जानना है, किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।